छत्तीसगढ़ है राउंड अप आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। तो खबरों की करते हैं शुरुआत और छत्तीसगढ़ की खबरों के बारे में भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश के छतरपुर में चल रहे ऑपरेशन जिंदगी की बात कर लेते हैं, क्योंकि एक मासूम फिर से बोरवेल में गिरा हुआ है, फंसा हुआ है, उसकी जिंदगी फंसी हुई है। छतरपुर की यह घटना जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 4 साल का यह बच्चा है जिसको बचाने की कोशिश तेज है। बता दें कि बच्चे का नाम दीपेंद्र यादव है, पिता का नाम अखिलेश यादव। यह बच्चा अपने पिता के साथ खेत पर गया था। खेलने के दौरान उस बोरवेल में जा गिरा जिसे कभी पहले झाड़ियों से ढक दिया गया था, कटीली झाड़ियों से, लेकिन यहां चूंकि खेत को जोतने की तैयारी थी इसलिए उसे हटाया गया और इसी दौरान यह बच्चा खेलने के दौरान इसमें जा गिरा। सेना के जवानों ने मोर्चा संभाल रखा है। बता दें आपको कि नौगांव से 25 जवान मौके पर पहुंचे हुए हैं और रेस्क्यू के काम में जुट भी चुके हैं। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 24 फीट का गड्ढा खोदा जा चुका है और यह गड्ढा खोदने की कोशिश लगातार जारी है। बता दें कि 35 फीट के आसपास यह बच्चा जिसका नाम दीपेंद्र है यह फंसा हुआ है और इससे बातचीत हो रही है। ऑक्सीजन सप्लाई अंदर की गई है, अंदर कैमरा भी पहुंचाया गया ताकि उस पर निगरानी रखी जा सके कि क्या चल रहा है। जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक 3 से 4 घंटे लगेंगे अभी इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा होने में। यहां पर लगातार बारिश हो रही है जिसकी वजह से भारी दिक्कतें पेश आ रही हैं, क्योंकि बारिश की वजह से पानी जो है वो पानी गिरने की वजह से आसपास पूरा खेत जो है वो कीचड़ में तब्दील हो गया है, काली मिट्टी है और यहाँ पर फिसलन काफी हो गई है। ऐसे में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ सेना के जवान भी पहुंच चुके हैं, एनडीआरएफ की टीम भी पहुंचने को ही। जो वर्टिकल डिगिंग होनी थी वो हम कर चुके हैं। थोड़ा सा और करके फिर हमें हॉरिजॉन्टल करना होगा या टनल हमको क्रिएट करना होगा और यदि सब कुछ ठीक रहा तो अगले 3-4 घंटे में हम बच्चे को सेफली रेस्क्यू कर पाएंगे। एनडीआरएफ की टीम कहाँ से आ रही है सर और सेना की मदद ली है? आर्मी यहाँ पे पहुँच चुकी है, बाकी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें जल्दी यहाँ पे पहुँचेंगी और उनके पास भी जो विशेष इक्विपमेंट्स होते हैं उनके इस्तेमाल से यदि उनकी मदद हो पाती है तो ठीक है, वरना फिर जो हमारे पास संसाधन है उन्हीं के माध्यम से हम इसमें। सुनील उपाध्याय संवाददाता छतरपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुनील, अंधेरा भी अब हो चुका है, लगातार बारिश भी हो रही थी, रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है, क्या ताजा अपडेट आपके पास? सुनिए, लगातार जारी है, लेकिन अब बारिश फिर से शुरू हो गई है बारिश, जिसकी वजह से थोड़ा सा जो रेस्क्यू टीम है उसको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं एसडीआरएफ की टीम सागर से भी यहाँ पहुंच चुकी है और जो सेना के जवान हैं, आर्मी के जवान हैं, नौगांव से 25 जवान वह भी रेस्क्यू के कार्य में लग गए हैं। तो कहीं ना कहीं अब उम्मीद है कि जल्द रेस्क्यू पूरा हो जाएगा, लेकिन फिर भी अभी बारिश के चलते यहाँ परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पर जो है बारिश के चलते आसपास करीब 1 किलोमीटर की जो एरिया है वो कीचड़ में तब्दील हो गया है, तो पैदल चलने में भी कड़ी मशक्कत का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि जूते पहनकर भी लोग वहाँ पे नहीं जा सकते, नंगे पैर ही वहाँ पर काम करना पड़ रहा है। तो ये परेशानी का सबब जो बारिश बन गई है, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन थोड़ा लेट हो रहा है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो एसडीआरएफ की टीम भी पहुंच चुकी है और जो आर्मी के जवान है नौगांव के वो भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लग गए हैं। प्रशासन की टीम पहले ही यहाँ लगी हुई थी, तो लगातार यहाँ पर और पोकलेन मशीनें भी 2 यहाँ पर एक्स्ट्रा अभी पहुंच गई हैं, जिनके द्वारा जो है गड्ढा और खोदा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर करीब 30 फीट गड्ढा खोदा जाना है और बता दें 24 से 25 फीट भी गड्ढा यहाँ पर अभी खुद चुका है। जी, 25 फीट गड्ढा जो है खोदा जा चुका है, यानी कि अभी कम से कम 12-13 फीट और खोदना पड़ेगा, फिर एक टनल बनाने का काम शुरू होगा। बच्चे की कंडीशन क्या है इस बीच, ये आपसे जानना चाहेंगे। कुछ खाने को उसको दिया क्या गया बच्चे को? जी, जो हमारी छतरपुर एसपी संजय शर्मा उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि ऑक्सीजन प्रॉपर रूप से उसको दी जा रही है और ऐसी सिचुएशन में खाना मतलब देना बिल्कुल सही नहीं रहेगा। उनका ऐसा कहना था कि हो सकता है खाना देने में उसको परेशानी हो, इस वजह से खाना नहीं दिया गया है, लेकिन ऑक्सीजन जो है बराबर उसको दी जा रही है और बच्चा अभी सकुशल बताया जा रहा है और सीसीटीवी के जरिए जो बच्चे पर निगरानी रखी जा रही है लगातार। मेडिकल जो टीम है वह भी तैनात है और बच्चे के जो मूवमेंट पे लगातार नजर रख रही है। लेकिन फिर भी अभी ये कहना मतलब मुश्किल होगा कि आखिर कितना समय इसमें लग सकता है, लेकिन प्रशासन का यह कहना है कि 3 से 4 घंटे में रेस्क्यू पूरा हो जाएगा और उन्हें उम्मीद है कि बच्चे को सकुशल हम बाहर निकाल लेंगे। जी, मुख्यमंत्री लगातार अपडेट ले रहे हैं सुनील, ये जानकारी भी आ रही है। साथ ही अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में भी एक बड़ा हादसा हुआ और काफी लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन, अब तक का सबसे लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, बच्चे को सकुशल निकाला गया। क्या उस टीम से फोन पर संपर्क किया जा रहा है, बातचीत की जा रही है कि वहां
क्या टैक्टिक्स अपनाई गई थी, कैसे, क्योंकि यहां पर तो हालात वहां पर विपरीत थे, वहां पत्थर आ गया था, तो यहां पानी समस्या बना हुआ है। जी बिल्कुल, एक बता दें कि जो गड्ढा खोदा जा रहा है तो कहीं ना कहीं बारिश के चलते गड्ढा खोदने में तो कहीं ना कहीं आसानी हो रही है, क्योंकि जो मिट्टी गीली है तो वो आसानी से निकल रही है। इस वजह से थोड़ा सा यह कहेंगे जो गड्ढा खोदा जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं आसानी जरूर हो रही है गड्ढा खोदने में, क्योंकि मिट्टी गीली हो चुकी है तो जल्दी ही जो है मिट्टी निकल आती है। अगर सूखी मिट्टी होती है तो थोड़ा समय उसमें लगता है, लेकिन अभी तक पत्थर आने का यहाँ कुछ भी नहीं है। गीली मिट्टी है, काली मिट्टी है, जिस वजह से थोड़ा सा ये जरूर है कि वहाँ पर जो रेस्क्यू टीम लगी हुई है उनको खासी परेशानियों का सबब जरूर बारिश बनी हुई है, क्योंकि वहाँ पैदल चलने में भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, जिसके चलते रेस्क्यू में थोड़ा सा विलंब हो रहा है। लेकिन जो मशीनें हैं वो लगातार काम कर रही है, गड्ढा खोदा जा रहा है और उसके बाद एक जो बताया जाए टर्मिनल बनाया जाएगा और उससे बच्चे को सबसे बाहर निकाला जाएगा। लेकिन अभी भी फिलहाल में 3 घंटे लगभग का अनुमान है कि 3 घंटे लग जाएंगे। बिल्कुल सुनील, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो सुनील हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं कि बच्चे को निकालने के लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं और रेस्क्यू टीम जुटी हुई है, गड्ढा लगातार खोदा जा रहा, 3 से 4 घंटे और लग सकते हैं, यह भी खबर है। एक बड़ी खबर की और बात करते हैं, जांजगीर चांपा से बड़ी खबर। अस्पताल में महिला स्टाफ से छेड़छाड़ हुई है और चांपा के NKH अस्पताल में महिला स्टाफ से यह छेड़खानी हुई है। छेड़छाड़ करने वाला डॉक्टर गिरफ्तार कर लिया गया। डॉक्टर का नाम बताया जा रहा है लेखचंद्र साहू। चांपा पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई भी की है। तो NKH अस्पताल है जहां पर महिला स्टाफ से छेड़खानी की शिकायत दर्ज हुई, जिसके बाद डॉक्टर जिस पर आरोप लगा उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बालोद की बात करेंगे जहां पर डायरिया का कहर देखने को मिला है। भीम कन्हार गांव में 6 लोग डायरिया के शिकार हुए हैं और 3 की स्थिति गंभीर बनी हुई है। इनको राजनांदगांव रेफर करना पड़ा है और जानकारी जो है उसके मुताबिक गंदा पानी पीने से ये लोग डायरिया के शिकार हो गए। कलेक्टर के निर्देश के बाद अधिकारी अलर्ट हो चुके हैं। गांव में अस्थायी शिविर लगाकर इलाज भी शुरू कर दिया गया है। बालोद जिले के भीम कन्हार गांव का यह मामला है। कोरिया की बात करते हैं जहां के मनेंद्रगढ़ विधानसभा में पाराडोल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का अनोखा अंदाज देखने को मिला। उन्होंने खेत में हल और बैल देखा तो खुद को रोक नहीं पाए और किसान बन गए। किसान को खेत में हल चलाते और धान बुआई करते देख वो खुद खेत में उतरे और किसान से हल और बैल लेकर खेत जोतने में लग गए। उन्होंने खेत में धान का छिड़काव कर बुआई भी की। खेत में हल चलाकर सोनम धान की उन्होंने बुआई की। ये खेत गांव के कोटवार भागीरथी को कोटवारी जमीन के रूप में मिला हुआ है। उनके पिता और दादा ने भी गांव में कोटवारी की थी और अब वे इस जमीन पर तब से ही खेती करते आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में उदयपुर की घटना के बाद रायपुर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने कहा है कि सोशल मीडिया पर पुलिस की पैनी नजर है। भड़काऊ पोस्ट, बैन वीडियो डालने पर कार्रवाई होगी और अगर किसी ने इस तरह का भड़काऊ वीडियो डाला तो तुरंत उसे सोशल मीडिया से हटाया भी जाएगा। सभी से सद्भावना बनाए रखने की अपील भी पुलिस कर रही है। इस घटना पर छत्तीसगढ़ में सियासत तेज है। बीजेपी नेताओं ने इसकी निंदा की है, कांग्रेस पर निशाना साधा है। जान से मारने की हत्या के लिए मुझे नोटिस दिया है, मुझे धमकी दिया गया है। उसके बाद भी पुलिस के अधिकारी उसको कहते हैं कि सावधानी से रहना, और इसके बाद ये घटना होती है और घटना के बाद जो हत्यारे हैं वो कितनी निर्ममता के साथ हत्या कर सकते हैं, उसका वीडियो बनाया, वीडियो डाल दिया पूरे अपने देश भर में। तो मुझे लगता है कि इस मानसिकता को संरक्षण देने वाले राजस्थान की सरकार जिस प्रकार से घटनाक्रम को आगे बढ़ाया है तो ये रुकने वाला नहीं है। और मुझे लगता है कि ऐसी घटनाओं से सबक लेकर पूरे देश में ऐसी सांप्रदायिक ताकतें जो सिर उठा रही है उनको ठीक करने की जरूरत है। तुष्टीकरण की राजनीति अब पराकाष्ठा पर है और ये पराकाष्ठा पार हो रही है। जिस प्रदेश में ये घटना घटी है वहाँ के गृह मंत्री, वहाँ के मुख्यमंत्री से जरूर सवाल जवाब होना चाहिए और संज्ञान में आना चाहिए ये विषय। अगर वो सरकार अपने नागरिक को सुरक्षा नहीं दे सकती है तो उस सरकार को पद पे रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। घटना दुर्भाग्यजनक है,
उसकी जितनी निंदा की जाए, भर्त्सना की जाए, वो कम है। गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन जो संदेश जाना चाहिए वो संदेश देने में मुख्यमंत्री जी विफल रहे हैं, संकोच किए हैं। वास्तविक में जहां पर कांग्रेस के राज है, हिंदू सुरक्षित नहीं है। यही कांग्रेस की देशभक्ति है, और कांग्रेस नहीं चाहती कि ये देश और छत्तीसगढ़ शांति का टापू बना रहे, और ये कानून व्यवस्था की स्थिति को खराब करना चाहते हैं और लोगों को भड़काकर अपने राजनीतिक तुच्छ हितों की पूर्ति करना चाहते हैं। तो ये बहुत निंदनीय है, और हम तो कहेंगे कांग्रेस पार्टी को कि उनके नेताओं ने जो इस प्रकार के बयान दिए हैं, उनके खिलाफ में FIR। पीसीसी चीफ ने इस पर कहा है कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, जिसने भी अंजाम दिया उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। घटना निंदनीय घटना है, ऐसी घटनाएं नहीं होना चाहिए। अगर जिसने भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, मेरी मांग है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक 2 और 3 जुलाई को हैदराबाद में होने जा रही है। इससे पहले 30 जून और 1 जुलाई को आला नेता तेलंगाना की विधानसभा में लोगों से संवाद और संगठन की बैठक लेंगे। बैठक में जाने से पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय कार्य समिति में बीजेपी संगठन के आने वाले दिनों की कार्य योजना तैयार की जाएगी। बैठक से पहले 48 घंटों तक एक विधानसभा में रहना है, जिसमें कार्यकर्ता और आम लोगों से संवाद किया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि बैठक का असर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। हैदराबाद मुख्यालय में ही मुझे रहना है, और वहाँ के एक विधानसभा क्षेत्र में 2 दिन का कार्यक्रम निर्धारित है, और उस कार्यक्रम में छोटे से छोटे और मंडल के पदाधिकारी से लेकर विधानसभा के प्रमुख कार्यकर्ताओं की मीटिंग के साथ साथ अलग अलग समाज के वर्गों के साथ लगातार बातचीत और चर्चा होगी। मुझे लगता है कि ये एक प्रयोग हो रहा है कि जिसमें राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्यगण एक विधानसभा में जाएंगे, योजना से जाएंगे, और वहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ बात करेंगे, चर्चा करेंगे। बिलासपुर सीएमएचओ को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सीएमएचओ प्रमोद महाजन को मिली बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने पद पर बनाए रखने का दिया आदेश। 25 जून को हटाए गए थे सीएमएचओ प्रमोद महाजन। नियम के खिलाफ पद से हटाने पर कोर्ट में लगाई गई थी याचिका। जूनियर को सीएमएचओ बनाने का हवाला दिया गया था। नए सीएमएचओ अनिल श्रीवास्तव सिर्फ 2 ही दिन बने सीएमएचओ। पर्सन को मेरा चार्ज दे दिया गया था, और वो भी बिना एनओसी के, जबकि बिना अनुमोदन के चार्ज ऑर्डर होता नहीं है, तो वो चार्ज दे दिया गया था। तो उन्होंने आके 25 को ज्वाइन कर लिया था एक तरफा, मैंने उनको चार्ज नहीं दिया, और चार्ज देने के बाद मैंने कोर्ट में लगाया था। कोर्ट से मेरे को मतलब ये जी कि जैसे आप हैं वैसे काम करिए, ऐसा करिए। छत्तीसगढ़ में एक साथ 37 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर पर सियासत शुरू हो गई है। मामले को लेकर पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि किसी भी अधिकारी को काम करने के लिए कम से कम 2 साल का समय मिलना चाहिए। यह सरकार ताश के पत्तों की तरह अधिकारियों को फेंट रही है। चलना का काम तो विशेषाधिकार रहता है सरकार का, मुख्यमंत्री का, और उसमें कुछ ज़्यादा मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। मगर जिस प्रकार टेन्योर, फिक्स टेन्योर जो होना चाहिए, मिनिमम 2 ईयर, तो ये तो ताश की पत्ते की तरह फेंटने की ज़रूरत नहीं होती। एक कलेक्टर को यदि समय दिया है तो 2 साल उसको देखना चाहिए कि वो कैसा काम करता। अग्निवीर योजना को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन में बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी ने कहा था कि योजना का विरोध बिहार की तर्ज पर होना चाहिए। इस पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने तंज कसा और कहा कि कांग्रेस तो पूरे देश को जलते देखना चाहती है, किसी भी विधायक का इस तरह का बयान होना ही नहीं चाहिए। सरासर गलत है कि देश की राष्ट्रीय संपत्ति को जलाने का आह्वान करने का काम कोई विधायक कैसे कर सकता है कि आग लगा दो छत्तीसगढ़ में। इनको तो पूरा देश जलते हुए दिखना चाहिए, तो इनको संतोष होगा। केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना पर सियासत जारी है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के प्रदर्शन और बयानबाजी को लेकर पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि सेना की औसत आयु कम करने के लिए केंद्र ने फैसला किया है, जो कांग्रेस को समझ नहीं आएगा। अरे एक बार सेना में जो चला गया, जो वर्दी पहन लिया, उसकी स्थिति ऐसी रहती है, वो इतना मानसिक रूप से मजबूत होता है कि देश के लिए अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार होता है। उसके ऊपर शंका किया जा रहा है कि नक्सली ना बन जाए, ये तो एक छोटी मानसिकता और सोच है।
बीजेपी सांसद संतोष पांडे राजनांदगांव पहुंचे। उन्होंने अग्निवीर योजना के संबंध में लोगों को जानकारी दी और कहा कि योजना देश के सभी युवाओं के हित में है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि देश में 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, आने वाले समय में इन दोनों राज्यों से भी इनका नामो निशान मिट जाएगा। कंठ बन करके विस्फान करने वाले यदि कोई है तो नरेंद्र मोदी है, और जिनको लगातार 20 साल तक परेशान किया गया, चाहे वो जुबैर के रूप में हो, चाहे तीस्ता सीतलवाड़ के रूप में हो, अब सब प्रकार से दूध का दूध, पानी का पानी, दगा किसी का सगा नहीं है, किया नहीं तो कर देखो, जिसने भी है किया जाकर उसके घर देखो। आज कांग्रेस केवल 2 राज्यों में सिमट करके रह गई है। आने वाले छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े बैंक घोटाले के 2 मास्टरमाइंड सतीश वर्मा और साई प्रवीण रेड्डी पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस दोनों को हैदराबाद से गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर रायपुर लेकर पहुंची है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 1 करोड़ 1 लाख रुपए भी बरामद किए। रायपुर में हुए 16 करोड़ रुपए के एक्सिस बैंक के घोटाले के मास्टरमाइंड को पुलिस ने दबोच लिया है। फर्जी वाले के 16 करोड़ रुपए में से अब तक पुलिस ने 2 करोड़ 34 लाख नकदी बरामद किए हैं। वहीं 1 करोड़ 18 लाख रुपए राज्य के अलग अलग बैंकों में फ्रीज कराए हैं। कुल 3 करोड़ 51 लाख रुपए पुलिस बरामद कर चुकी है। मुजगन थाना के में दर्ज एक्सिस बैंक फ्रॉड के संबंध में 5 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार किया गया था, जो रायपुर के रहने वाले थे। इसके अलावा 3 और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से एक बेंगलोर का रहने वाला है के श्रीनिवास राव। उसके अलावा 2 आरोपी हैदराबाद से अरेस्ट हुए, सतीश वर्मा और साई प्रवीण रेड्डी। इन लोगों से 1 करोड़ 1 लाख रुपए की रकम बरामद हुई है। इससे पहले भी पुलिस ने जो अमाउंट सीज किया था 2 करोड़ 34 लाख रुपए कुल नगद रकम अभी तक इस अपराध में जब्त हो चुका है। उसके अलावा 1 करोड़ 18 लाख रुपए जो खातों में ट्रांसफ़र थे उनको होल्ड कराया गया है। तो कुल 3 करोड़ 52 लाख रुपए जो फ्रॉड में से रकम को अभी तक पुलिस ने सीज किया है। एक्सिस बैंक घोटाले में अब तक पुलिस 8 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। एक एनजीओ संचालिका को पुलिस ने पूछताछ के लिए नोटिस देकर तलब किया है, जिसके बाद एनजीओ संचालिका सुधा वर्मा फरार है। सुधा के एनजीओ के खाते में 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे। गुजरात का एक जो आरोपी है उसको गुजरात पुलिस भी ढूंढ रही है। उसका भी इससे नाम जुड़ रहा है, क्योंकि इस तरीके का फ्रॉड उसने शायद किया है। तो उसके तक अभी प्रॉपर कड़ी हमारी जुड़ नहीं पाई है, लेकिन हम लोग उसको भी खोजने की कोशिश कर रहे हैं। मंडी बोर्ड के अकाउंटेंट और कई कर्मचारियों से पुलिस अब तक पूछताछ कर चुकी है। कई राज्यों में पुलिस दबिश दे रही है। वहीं पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपियों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की तैयारी भी की जा रही है। युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर। सरकार और जिला प्रशासन मिलकर शिक्षा पर पूरा जोर लगा रहे हैं कि बच्चे अधिक से अधिक संख्या में शिक्षित हो पाएं, उनका भविष्य उज्जवल हो। दूसरी ओर अनेक उदाहरण हैं जहां पर सरकारी तंत्र की उदासीनता के चलते बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं शिक्षा से वंचित होने पर मजबूर हैं। स्कूल है दूर, बच्चे हैं मजबूर, चाहते हैं शिक्षा की ऊंची उड़ान, लेकिन गांव में नहीं मिल रहा उच्च शिक्षा का ज्ञान। ये कहानी नहीं, हकीकत है महेशपुर के दलधोवा गांव की। जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर है राष्ट्रीय राजमार्ग 343 के किनारे बड़ी आबादी वाला गांव, लेकिन यहाँ आज तक 33 विद्यालयों के बीच एक अदद हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं है। छात्र छात्राओं को जिला मुख्यालय बलरामपुर आना पड़ता है। अधिकांश छात्र छात्राएं 10वीं से आगे नहीं पढ़ पाते, क्योंकि आवागमन की असुविधा के साथ साथ यातनाओं का भी सामना छात्र छात्राओं को करना पड़ता है। हम लोगों को बहुत दिक्कत जाता है, जैसे कि यहाँ से 2 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है, फिर बस भी नहीं लेती है, फिर लेबो करती है तो एकदम भीड़ भाड़ रहता है। पापा लोग बोलते हैं जो भीड़ है तो आज स्कूल मत जा। फिर यहाँ स्कूल होता तो हम लोग को इतना परेशानी नहीं होता, स्कूल खुल जाता तो अच्छा रहता। हम लोग यहाँ से मतलब यहाँ दलदोवा स्कूल में स्कूल है पर 12वीं तक नहीं है। फिर हम लोग 12वीं क्लास पढ़ने बलरामपुर गए हैं, फिर वहाँ से मतलब जाते हैं तो 2-3 किलोमीटर पैदल जाते हैं। फिर वहाँ से बस मिलती है, बस भी नहीं जल्दी मिलती है। फिर बस मिलते हैं तो फिर कोई बस लेती भी नहीं है, और कोई लेती है तो उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, और बस का किराया 20-30 रुपया लगता है। फिर
वहाँ से फिर उतरते हैं बस से, फिर वहाँ से भी 2-3 किलोमीटर पैदल चलते हैं तब स्कूल जाके पहुँचते हैं। दलधुआ से 15 किलोमीटर पड़ता है बलरामपुर। यहाँ स्कूल होता तो हम लोग यहीं पढ़ते, मतलब यहाँ पे स्कूल है बट खुला नहीं है 12वीं का। छात्र छात्राओं की होने वाली दिक्कतों से ग्राम पंचायत महेशपुर के उप सरपंच अर्जुन यादव जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग के साथ साथ क्षेत्रीय विधायक को भी अवगत करा चुके हैं। कहते हैं एक हायर सेकेंडरी स्कूल खुल जाएगा तो हजारों बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। हमारे यहाँ 10वीं तक का स्कूल है और 12वीं का यहाँ पे स्कूल नहीं है, और 12वीं की स्कूल नहीं रहने के कारण यहाँ के बच्चे लोग जो हैं यहाँ से 12 किलोमीटर बलरामपुर पड़ता है और दलधवा से पहले 15 किलोमीटर इधर हो गया, 12 किलोमीटर उधर हो गया, यानी 25 किलोमीटर का दूरी सफ़र तय करते हुए हायर सेकेंडरी के लिए जाते हैं लोग। और ये पहाड़ी इलाका होने के कारण बहुत ही दिक्कत है। लड़कियां लोग यहाँ से स्कूल जाती हैं बस में भी धक्का मुक्की होता है और उसमें भी झगड़ा का शिकार बनती हैं। वहाँ से भी 2 किलोमीटर आने टाइम एजेंट वाले लोग भी नहीं चढ़ाते उड़ाते हैं, ये भी बहुत परेशानी है। स्थानीय विधायक का कहना है कि गांव से उनके पास प्रस्ताव आए हुए हैं, जल्द ही उस पर शिक्षा अधिकारी और शिक्षा विभाग के मंत्री से बात कर स्कूल खोलने पर प्रस्ताव जारी कराकर जल्द से जल्द हायर सेकेंडरी स्कूल की व्यवस्था की जाएगी ताकि शिक्षा से कोई भी बच्चा वंचित न हो। देखिए, हमारे जिले में भारतीय जनता पार्टी 3 साल पहले थी, इन्होंने 3000 से अधिक स्कूलों को बंद कर दिया था। अभी हम लोग उस स्कूल को चालू कर रहे हैं ग्रेडिंग करके, और जहाँ भी दूर दूर है उसको उन्नयन करके करने का काम कर रहे हैं। बहुत सारे हाई स्कूल थे जिसको हायर सेकेंडरी स्कूल बनाने का काम किया है। अभी भी कई मिडिल स्कूल है जिनको उन्नयन करके हाई स्कूल करने की ज़रूरत है, जैसे चिनिया हो गया और जगह है ऐसा करने का है। इस तरह से हाई स्कूल कई जगह हैं जहाँ हायर सेकेंडरी करने की आवश्यकता है, तो हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं। उधर जहाँ की आप बात कर रहे हैं दलधुआ की, वहाँ भी बीच में चारों तरफ जंगल पहाड़ के बीच में हमारा 15-20 गाँव है जहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल एक भी नहीं है, हाई स्कूल तक तो है। उसको हम लोगों ने प्रस्ताव दिया है कि हाई स्कूल को उन्नयन करके हायर सेकेंडरी किया जाए। जैसे ही अभी सरकार आवंटन जारी करेगी, जैसे ही इनका इलाट उन्नयन काम चालू होगा, हमारा जल्दी ही ये आपका दलधुआ हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल में उन्नयन हो जाएगा। अब देखना ये होगा कि बच्चों की समस्याओं पर किस तरह से जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधि अमल कर पाते हैं और उनकी अमल का कितनी जल्दी नतीजा सामने आता है। फिलहाल तो स्कूल दूर है, बच्चे मजबूर हैं। सूरज गुप्ता, न्यूज़ 18, बलरामपुर।